साथ हूँ मैं देहरादून शहर में। ये शहर अपने शिक्षण संस्थानों के लिए जाना जाता है, अपने पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है और मशहूर दून कॉलेज यहीं पर है और साथ ही साथ IMA एकेडमी भी यहीं पर है। यही वजह है कि ये शहर सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में महत्व रखता है और आप जैसा कि देख रहे हैं हल्की हल्की कुनकुनी धूप है, लेकिन यहाँ का सियासी पारा बहुत तेज़ चढ़ चुका है। आने वाले चुनाव को देखते हुए यहाँ की सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है यहाँ की जनता। वो तय करेगी कि किसके सिर पर सजेगा ताज और कौन यहाँ का मुखिया होगा। तो आइए हम चलते हैं जनता के बीच में और जानेंगे जनता के मन की बात, यानी कि हमारी जनता जनार्दन क्या चाहती है। तो आइए आपको ले चलते हैं देहरादून शहर में। आप यहाँ की रौनक देखकर जान सकते हैं कि यहाँ के हम सबसे बड़े बाज़ार में हैं, यानी कि पलटन बाज़ार। यहाँ पे हर वो एक चीज़ मिलती है जो लोगों के ज़रूरत की है, चाहे उनके कपड़ों से लेकर खाने के सामान से लेकर या कोई भी सामान हो, इस पलटन बाज़ार में आपको ज़रूर मिलेगा। तो आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि वो क्या चाहती है, उसका जो पैमाना है वो किन किन मुद्दों को लेकर है और वो किन किन चीज़ों को बदलना चाहती है। तो आइए हम चलते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं, इनसे ज़रूर जानेंगे कि क्या हालात हैं आज को लेकर, क्या कुछ चीज़ें हैं जो मुद्दे हैं वो चाहते हैं कि सरकार उन मुद्दों पर काम करे। सर पहले आप अपना नाम बताइए। मैम मैं तो कस्टमर हूँ। कोई नहीं, कस्टमर से भी। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। जयपुर के रहने वाले। आप यहाँ क्या मतलब घूमने आए? मेरी ससुराल है तो फंक्शन था इसलिए आया था। फंक्शन था। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अगर विकास की बात की जाए तो कैसा यहाँ पे विकास नहीं, देखते हैं? बहुत ही अच्छा है सर, यहाँ तो बहुत ही सुंदर सिटी है। बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। महंगाई को लेके आपको कुछ कहना है? नहीं, ऐसे तो कोई महंगा नहीं लगा, सेम रेट ही है जयपुर जैसे मेरे को तो। सेम रेट है, बिल्कुल। और भी लोग हैं यहाँ पे, व्यापारी वर्ग भी है। आप यहाँ पे आप शॉपकीपर हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बात किए जाए, कोविड रहा 2 साल तक ऑलमोस्ट और अभी भी ओमिक्रॉन है, तो क्या हालात लगते हैं कि एक व्यापारी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में? व्यापारी को तो छोड़ दीजिए, एक आम आदमी को भी सरकार पूछने वाली नहीं है। जो आपने करना है वो अपने आप ही करना है। तो चाहे कोरोना हो, चाहे महंगाई हो, किसी भी तरीके की कोई भी मुसीबत हो, चाहे व्यापारी के ऊपर या आम आदमी के ऊपर, वो आम आदमी ने अपने ऊपर ही करना है। सरकार किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं करती। आप अगर इलेक्शन है तो तेल के पैसे जो हैं 10 रुपये कम कर दिए, वरना तो 105 अब तक 110 भी पहुंचा कर चुका था। एक जो बड़ा अभी आया है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग में जब ऑनलाइन वो करेंगे, खाने पीने की चीज़ें मंगाएंगे तो उसमें 5% GST बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है कि ये सही कदम है या इससे व्यापारियों को और समस्या आएगी? ऐसा है कि GST से पहले व्यापारी जितना आम व्यापारी था वो नंबर 2 में काम करता था। अब GST के बाद एक चीज़ अच्छी हुई है कि नंबर 1 में काम करने में अच्छा लग रहा है, लेकिन सरकार उन चीज़ों को बढ़ोतरी ना करके वो कर रही है कि हम मजबूर कर रही है व्यापारी नंबर 2 में काम करे। हम 5% पहले GST दे रहे हैं, आज व्यापारी सरकार ने 12% कर दिया उसको। हम 5 से सीधा 12 पे कितना ऊपर, हमारे ऊपर क्या आम आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा भार है। तो उस सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 12 का 18 का स्लैब है। आप स्लैब अगर एक भी कर देते हैं तो एक व्यापारी को हेल्प होगी और एक आम आदमी को भी हेल्प होगी। बिल्कुल, इनका सही कहना है कि महंगाई बढ़ गई है और GST जो कि एक व्यापारी के लिए एक सबसे अहम हो जाता है, वो उन्होंने 12% कर दिया है। इसके अलावा आप अगर स्थानीय लेवल के मुद्दों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है देहरादून में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो खास तौर से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा असर करेंगे? मुद्दों की क्या बात करेंगे आप? सरकार अपने मुख्यमंत्रियों से ही संतुष्ट नहीं है पहले तो, तभी तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अगर अपने मुख्यमंत्रियों से संतुष्ट होती तो 5 साल में 3 मुख्यमंत्री नहीं बदलते। अब युवा मुख्यमंत्री आएगी, युवा मुख्यमंत्री ये करेगा वो करेगा। कोई मुख्यमंत्री कोई नहीं कुछ करने वाला है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो BJP है, कुछ नहीं करने वाली है। सिर्फ आम आदमी को अपनी रोटी अपने आप ही करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत अपने आप ही करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करने वाला। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक हताशा और निराशा है जो आप देख रहे हैं कि इनको समस्या फेस करनी पड़ रही है व्यापारी होने के नाते, और यहाँ तक इनका ये भी कहना है कि एक आम आदमी को भी इससे समस्या हो रही है। आइए हम और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं और वो क्या कुछ चाहते हैं कि जो सरकार है उनके लिए करे, और क्या कुछ और है जो वो विकास के नाम पे चाहते हैं या रोज़गार के नाम पे चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें सरकार
उनके काम को देखे और जाने और उस चीज़ को तवज्जो दे और साथ ही साथ वो लोगों के लिए काम करें। आप बताइए कि यहाँ जो समस्याएं स्थानीय लेवल पे देखा जाए तो आपको क्या समस्या लगती है कि सरकार को उस पर काम करना चाहिए? सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। हाँ जी, हाँ। बाकी सरकार तो ध्यान दे ही नहीं रही, अब क्या करें, मजबूर है वो। महंगाई पे क्या कहना है आपको बाबा? महंगाई ठीक ही है, महंगाई कोई ज़्यादा थोड़ी है, तनख्वाह के हिसाब से लोगों की उसके हिसाब से ठीक है। आपको ये सरकार पसंद है या चाहते हैं कि आप इसको बदलें? हम इस सरकार को पसंद करते हैं, पसंद पर करते हैं। पसंद थोड़ा कमी इनमें है, ये निर्बल वर्ग को नहीं देख रही है। जी बिल्कुल बाबा, जब तक निर्बल वर्ग का उत्थान नहीं होगा तब तक मुश्किलें रहेंगी। हालांकि ये चाहते इसी सरकार को हैं। यहाँ पे एक और जो ये दुकानदार हैं, यहाँ के मालिक हैं, आइए जानते हैं यहाँ इनकी क्या समस्या है। आपको क्या लगता है कि एक व्यापारी होने के नाते ऐसी क्या समस्याएं हैं जिसको सरकार को तवज्जो मतलब ध्यान देना चाहिए उस पर? मैम, स्मार्ट सिटी का जो कार्य है अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो पूरा किया जा चुका हो। जी कोई भी संपन्न कार्य नहीं है जो पूरा किया गया है। और यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है, जो हमारी दुकानें तोड़ी गई थी आज से 2 साल पहले, 2003 में भी तोड़ी गई, 2005 में, उसके बावजूद उसका कोई मुआवजा नहीं है आज तक। और अभी भी जो इन्होंने तोड़ फोड़ करी है, उसके अलावा इन्होंने अभी तक होर्डिंग काम में कोई बोर्ड लगाने का कोई अनुमति नहीं दी कि तुम लगा लो या नहीं लगाओ या हम लगा के देंगे। कोई प्रक्रिया इनकी पूरी नहीं है अभी तक। महंगाई के मुद्दे पे लेकर आपको क्या कहना है? महंगाई का तो कोई मुद्दा ही नहीं है मैम। देखो, पेट्रोल 100 रुपये जा रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने के साथ साथ उसके साथ साथ ये है कि हम लोगों को सबसे बड़ी फैसिलिटी ये दी जानी चाहिए कि महंगाई के साथ साथ हमें कारोबार भी दिया जाए। ये नहीं कि काम जब चलने लगता है तो कोई ना कोई टैक्स लागू कर दिया जाता है, कोई ऐसा टैक्स लागू कर देते हैं जिससे व्यापारी की कमर पूरी टूट जाती है। व्यापारी बहुत परेशान है इससे। आप ये बताइए, जो ये सरकार है इसमें बार बार मुख्यमंत्री बदले गए और अब एक युवा मुख्यमंत्री को लाया गया है, कहा गया है कि इसके बाद काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। क्या आपको लगता है कि युवा मुख्यमंत्री के आने से यहाँ पे बदलाव आया है या फिर वही समस्या है? हमें बदलाव तो आएगा, जब युवा आगे आएगा तो बदलाव आएगा, नेचुरली बात है। जी, आपको बदलाव मतलब यंग आप चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो वो अगर देखा जाए, इस बार अगर आपको वोट करने को कहा जाए तो क्या आप इस पार्टी को ही चुनना चाहेंगे या बदलना चाहेंगे? आप सरकार बदलना चाहेंगे? पार्टी तो बदलने के लिए मैम कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ऑप्शन नहीं है? लेकिन ये है कि अगर ये सही चलते रहेंगे तो इनके साथ ही है सरकार। क्यों ऑप्शन नहीं है? अभी यहाँ तो और भी कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी भी अब आ गई है, नहीं तो आपको क्यों लगता है कि ऑप्शन नहीं है? क्या वजह है? ऐसे कैंडिडेट नहीं है ना जो सही चुना जा सके, जिस पर विश्वास किया जाए। बिल्कुल, ये जो इन्होंने कहा कि युवा नेतृत्व चाहिए, ये एक बड़ी जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी अभी देखते हैं तो उसमें युवा नेतृत्व को चाहे सेंट्रल लेवल पे देखा जाए या फिर स्टेट लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगों को महत्व दे रही हैं। और इससे पता चलता है कि उनका जो निर्णय है सही है। लोग चाहते हैं कि युवा लोग राजनीति में आए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास का जो पहिया है वो तेज़ी से आगे बढ़े। लेकिन इसके अलावा भी इनकी समस्याएं हैं जो व्यापारी होने के नाते ये बर्दाश्त कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि सरकार टैक्स को लेके थोड़ा सा माइल्ड हो, थोड़ा सा उनको समझे, तभी इनकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। क्या लगता है कि युवा नेतृत्व आने से क्या कुछ बदला है? देखिए, युवा नेतृत्व आने से युवा सोच होगी और वर्तमान की जो परेशानी है प्रदेश की, उनके प्रति चिंता वही व्यक्त कर सकता है जो उन परेशानी को देख रहा है। युवाओं के लिए बेरोजगारी का विषय है सबसे बड़ा विषय। आज आप देखिएगा सभी प्रदेशों में बेरोजगारी की स्थिति परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो जो युवा मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो इन सब चीज़ों को सोचेंगे, क्योंकि उनके बीच वो पढ़े भी होंगे, उनके बीच उन्होंने संघर्ष भी किया है। और आज प्रदेश में आप देखिएगा पलायन की स्थिति बहुत बुरी है और ऊपर के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जो गाँव से पलायन हो रहा है वो बहुत गंभीर विषय है सुरक्षा के मद्देनजर। क्योंकि जिस प्रकार से चीन में आए दिन बॉर्डर क्रॉस करके वो अपनी हमारी सीमा में अतिक्रमण करता है, उसको देखने वाला भी कोई वहाँ नहीं रहेगा। तो ये चिंता का विषय है। इस ओर वही अग्रसर हो सकता है जो युवा नेतृत्व होगा। बिल्कुल, युवा नेतृत्व की बात करें, लेकिन इसके साथ जो मैंने व्यापारियों से बात की उनकी समस्या है टैक्स को लेके। जो जीएसटी पहले कम था, 12% कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनके लिए मुश्किल हो रहा है काम करना। देखिए, चिंताजनक हो गया कि इस समय व्यापारी वर्ग ज़्यादा परेशान क्यों है कि कपड़े पर 5 से बढ़ाकर सीधा जीएसटी 12% कर दिया गया है। और ये बहुत दिक्कत, आप हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है। व्यापारी वर्ग परेशान इसलिए है कि दुकान पर कस्टमर चढ़ता है और उसके बजट में कुछ भी ना होने के कारण वह दुकान से नीचे उतर जाता है।
और इतनी लागत लगाने के बाद, इतनी लिमिट लेने के बाद, लिमिट है, लोन्स है, बच्चों की एजुकेशन संबंधित लोन है, प्रॉपर्टी के लोन है, मकान का लोन है, सभी व्यापारी व्यापार से निकालने का प्रयास करता है। लेकिन जीएसटी टैक्स बढ़ने से यह दिक्कतें उत्पन्न हो गई हैं और कोरोना काल पिछले 2 वर्षों से लगातार व्यापारी वर्ग के ऊपर तो बिल्कुल मार सी पड़ गई है। और आप जैसा चाह रहे हैं कि थोड़ा सा संवेदनशील सरकार हो टैक्स को लेके। बिल्कुल। इसके अलावा रोजगार, बेरोजगारी जो यहाँ बड़ा मुद्दा है, कई लोग बड़े बड़े शहरों से वापस आके उत्तराखंड में आ गए हैं, अब उनके पास रोजगार नहीं है। क्या लगता है ये सरकार वहाँ पे काम कर पा रही है? क्योंकि अभी तो बहुत सारे, जैसे ही चुनाव आए उन्होंने बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर दी। लगता है कि ये धरातली स्तर पे वास्तविक रूप से इस पे काम हो पाएगा? देखिए, रोजगार की व्यवस्था के लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है। कारण क्या हो गया कि यहाँ पे शिक्षित समाज ज़्यादा है, युवा शिक्षित है तो उनको नौकरी भी उसी हिसाब की चाहिए। 10-20-50 हज़ार की नौकरी नहीं चलेगी। दिक्कत एक ही सबसे बड़ी होगी। और जो उनके परिवार में कोई पैतृक व्यवसाय करने वाले भी थे और युवाओं ने उन पैतृक व्यवसायों को बिल्कुल छोड़ दिया, जबकि वो पैतृक व्यवसाय बहुत अच्छा रोजगार उनको दे सकते हैं, वो स्वावलंबी बन सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, ऊपर गढ़वाल में आप चले जाएँ, यहाँ की जो खेती है, अदरक है और कई ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कीमती हैं, मतलब उनकी अच्छी कीमत बाजार में मिल जाती है। अगर वो उसकी तरफ भी ध्यान दें तो संभवतः उनको बेरोजगारी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हो गया, युवा कॉन्वेंट स्कूलों का पढ़ा हुआ है, अच्छी शिक्षा लेने के बाद अब इस तरफ उसका रुझान नहीं है, क्योंकि उसको शर्म भी लगती है। तो अब प्रदेश की स्थिति युवाओं की ये हो चुकी है कि इस लोक लाज के भय से वो लोग अच्छी नौकरी की व्यवस्था चाहते हैं, जबकि अच्छी नौकरियां इस प्रदेश में अभी तक मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने डेवलप करने का प्रयास किया। तो उसके लिए चेन्नई, बेंगलोर या इस तरफ का रुख करना पड़ता है युवाओं को। बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि जिस तरीके से शिक्षित हैं उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं रोज़गार के लिए। युवाओं की वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा ली उस तरीके से रोज़गार मिले, और यहाँ एक ये समस्या है बेरोज़गारी की। इसके अलावा आप बताइए कि और क्या ऐसी समस्या है जो देहरादून में लगता है कि विकास के मुद्दे पे हो, चाहे बेरोज़गारी के मुद्दे पे हो या फिर महंगाई को लेकर, आपको क्या लगता है यहाँ पे? देखो जी, विकास के मुद्दे पे तो मैं ये कहूँगा कि जो हम मोदी जी ने जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट निकाला, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के नाम पे हजारों करोड़ों रुपया लुटा दिए गए देहरादून सिटी में। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ खड्डे ही खड्डे नज़र आते हैं, पहले जैसा भी शहर नहीं बचा। सिर्फ नेताओं ने लूट खसोट मचाई, पैसे को ख़त्म कर दिया। ना तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी बची और ना ही लोगों का रोज़गार बचा। उस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे दुकानदार कितने ही बर्बाद हो गए, कितने ही शहर छोड़ के भाग गए और कितने ही भागने वालों की नौबतें हैं। युवा नेतृत्व की बात की जाए तो क्या आपको लगता है बीजेपी का ये जो मूव रहा है युवा नेतृत्व को लेके, ये फ़ायदा पहुंचाएगा उनको? देखो, युवा नेतृत्व के बारे में बात करें तो पुष्कर सिंह धामी जी जब से आए हैं तब से थोड़ी एक्टिविटी तो दिखाई देती है, थोड़ी चहल पहल दिखाई देती है, उनका आना जाना, उनके डिसीज़न अच्छे हैं। बाकी जो बीजेपी ने शुरू में जो 2 मुख्यमंत्री दिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत, उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ऑफिस में बैठने के अलावा उनको तो काम करना ही नहीं आता। पर ये युवा नेतृत्व में तब से पुष्कर धामी जी आए तब से थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा ठीक हो जाए। कांग्रेस को लेके आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस फिर से आ पाएगी या फिर वही उनका स्थिति रहेगी? कांग्रेस के बारे में तो देखो क्या कहें, कांग्रेस ने आज से राज नहीं करा, इतने सालों से राज करती आई है और उत्तराखंड में भी रही है। कांग्रेस में तब तक ही जो वो था जब तक एनडी तिवारी जी थे। एनडी तिवारी जी ने उत्तराखंड का वाकई विकास करा था और विकास करने की कोशिश भी करी थी। उसके बाद में जितने भी लोग आए, जितने भी नेता आए, जितने भी मुख्यमंत्री बने, सबने लूटने का काम करा और कुछ नहीं करा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जिसको लगता है कि उसमें बदलाव होना चाहिए, चाहे शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, आप किस चीज़ पे बोलना चाहेंगे? मेरे को तो सब कुछ ठीक ही लगता है। ठीक लगता है, कोई समस्या नहीं है? नहीं, इस बार देहरादून मुझे सेफ लगता है देहरादून सेफ लगता है और जगह से। आपकी बार वोट करना होगा तो किसको, इस सरकार को या सरकार बदलना चाहेंगे आप? नहीं, इसी सरकार को, बीजेपी को। क्यों? नरेंद्र मोदी। उन्होंने ही सारा विकास किया हुआ है 5 साल में। जो पहले सरकार थी ना, उससे सबसे ज़्यादा विकास नरेंद्र मोदी जी ने ही किया। वही सबसे बेस्ट पीएम। अच्छा, वो तो पीएम है, यहाँ के सीएम जो अभी नए वाले बने वो भी, हाँ वो भी अच्छे हैं जी, उनको ही देंगे हम वोट। बिल्कुल, ये खुश हैं यहाँ के मतलब विकास को अभी जो देखकर। नए आए हैं वो बहुत कर रहे हैं नए। पुष्कर सिंह धामी आए। जी अच्छा, हाँ, वो कर रहे हैं। वो जगह जगह में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उन्होंने विकास की बातें भी की है। तो हम सब उन पे ही विश्वास करेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि उन्होंने विकास की बातें की हैं और वो उन पे विश्वास करेंगी।
और ये एक बड़ी अच्छी सोच है। जैसे कि और लोगों से भी हमने बात की तो उन्होंने बोला कि युवा नेतृत्व जो है उन्हें पसंद आ रहा है, यानी कि जो बीजेपी ने एक कह सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री को बदलने का काम किया तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो रहा है। आपने देखा कि सभी ने अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि यहाँ की क्या समस्या है, लेकिन जो सबसे मूल मुद्दा है वो महंगाई है और यही वजह है कि यहाँ के लोग परेशान हैं। और साथ ही साथ जो कोविड है उसकी वजह से भी काफ़ी कुछ यहाँ पे जो जनता है उसको परेशानी सहनी पड़ी है और सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी भी हुई है। चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे आम वर्ग हो, वो चाहता है कि सरकार इस तरफ से ध्यान दे। ये आप यहाँ कब से रह रहे हैं बाबा जी? मैं जब से पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ 73 साल से रह रहा हूँ। 73 साल से। ये बताइए कि यहाँ कितना कुछ बदलाव आया है जब से ये सरकार आप देख रहे हैं, तो कितना बदलाव आप देखते हैं? क्या इस सरकार ने किया क्या है? यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा शहर तोड़ फोड़ कर रखा है, कर कुछ रही नहीं है और कहते हैं कि वोट दे दो वोट दे दो। महंगाई दुनिया भर की हो रही है, हालांकि हम खुद बीजेपी के हैं, मगर करें क्या, मजबूरी है। अब देखो कपड़े पे वो 5 की जगह 12% कर रहे हैं टैक्स। पहले 1 लाख पे 5,000 देना पड़ता था, अब 12,000 देना पड़ेगा। तो लोग चोरियाँ तो करेंगे ही, 2 नंबर से माल लाएंगे ही। टैक्स कम करें तो लोग टैक्स आराम से देंगे। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती जाएगी तो करीब 100 रुपये के जूते पे भी लगेगा, और अब तो करीब ढाबों से अगर तुम खाना भी खाओगे तो भी टैक्स लगेगा। तो फिर वही ना, तो फिर ये तो गलत हो रहा है ना। जनता को राहत देना, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़ महंगाई हो रही है, तो फिर सरकार कर क्या रही है? सरकार है किस लिए? बेरोजगारी का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी कहीं नहीं है, लोग काम नहीं करना चाहते, निकम्मे हो गए लोग देश के। गवर्नमेंट ने जो ये मुफ्त की स्कीमें चला रखी है ना, मुझे आप एक बार बताओ, हम सरकार को टैक्स देते हैं तो ये नेता लोग क्यों कहते हैं कि ये फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी क्यों करेंगे फ्री? भाई टैक्स तो हमारा जा रहा है, इनकम टैक्स देते हैं हम और टैक्स देते हैं। और तुम कौन होते हो नेता? तुम नेता कौन होते हो जो फ्री बांटने वाले? अपनी कमाई बांटो। ये सब सरकारें निकम्मी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। जनता के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, जो भी करेगा नेता अपने लिए करेगा। बिल्कुल, ये बाबा की नाराज़गी बिल्कुल सही है। ये 76 सालों से इस चीज़ों को देख रहे हैं और ये दर्द देख रहे हैं, ये समस्याएं देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कितनी भी पार्टी आ जाए लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। सुधरेगा। ये बताइए यहाँ पे जो महिलाओं को लेकर, महंगाई को लेकर क्या समस्या है जिसको लगता है कि महंगाई तो बहुत बढ़ गई है जब से कोविड आया है। महंगाई तो पहले से ही थी, पर जब से कोविड हुआ तो मनमाने दाम मांग रहे। ये दुकानदार भी मनमाने दाम ही लगा वो मांग रहे सबसे। रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना है आपका? और रोजगार कम हो गया है, कम हो गया है। बहुत कम हो गया है और रोजगार। विकास की बात करें तो विकास तो कुछ हुआ है, रोड का जैसे विकास हुआ है वैसे कोई विकास नहीं हुआ है, खाली रोड का है। और रोड भी आप देख रहे स्मार्ट सिटी की वजह से कितनी जगह 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 खुदा हुआ है, ऐसा कोई वो मैंने ज़्यादा डेवलपमेंट तो देखा नहीं। युवा नेतृत्व की बात की जाए, यहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी है, क्या लगता है कि युवा नेतृत्व यहाँ को बदल पाएगा या फिर वही हालात रहेंगे? अभी इनको आए हुए अभी कितने ज़्यादा वो नहीं हुए, महीने बने हुए। उससे पहले कोविड आ गया था, तो कोविड के टाइम से ये बने हैं। इस बार आप चाहेंगे कि ये सरकार आए या आप बदलना चाहेंगे? हम तो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं? अभी कोई भी आएगा भ्रष्टाचार तो रहेगा, पर बीजेपी के टाइम में भ्रष्टाचार कम है। ये बताइए, आप इतने सालों से यहाँ पे हैं, उत्तराखंड में काफ़ी बदलाव आया है, आपको क्या लगता है जो ये सरकार काम कर रही है सही कर रही है या कितने बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, उत्तराखंड जो है हिमालयी प्रदेश है और संघर्ष से बना हुआ राज्य है। उत्तराखंड जो हिमालयी राज्य है, जैसे देहरादून है, आप देहरादून घूम रहे होंगे, कहने को ये स्मार्ट सिटी है, लेकिन व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। आपको सड़कों पे एक कंक्रीट का जंगल दिखेगा, चाय बागान ख़त्म हो चुके हैं, लीची के बागान ख़त्म हो चुके हैं, नहरें जो बहा करती थी जैसे ईस्ट कैनाल रोड, वेस्ट कैनाल रोड, बॉडीगार्ड में जो बहा करती थी, वो आज नज़र नहीं आएंगे। उनके ऊपर सड़कें हैं, अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। और पार्किंग आप देखे होंगे, स्मार्ट पार्किंग के नाम पे बेतरतीब सड़कें सड़कों पे हैं। तो उत्तराखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप राष्ट्रीय चैनल हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप एक बारी, अभी मैं हाल में एज ए ADR कोऑर्डिनेटर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैंने पहाड़ से पहाड़ की यात्रा की, 21 दिन की यात्रा की। तो लोहा घाट से ऊपर आप जाएंगे, चंपावत लोहा घाट से ऊपर पिथौरागढ़, आप
डर जाएंगी। और इसलिए डर जाएंगी, कोई भी डर जाएगा, क्योंकि वहाँ पहाड़ों के बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पे आए हुए हैं। उनको बड़ी मुश्किल से किनारे कर सड़क में बस और गाड़ी जाने लायक रास्ता बनाया हुआ है। और ये एक जगह नहीं है, पूरे रास्ते भर आपको ये मिलेगा। पहाड़ जिस तरीके से उजड़ रहे हैं, पहाड़ों में जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं, 2013 में आपदा आई है, उसके बाद अभी आपदाएं आई हैं, और जिस तरीके से पहाड़ खोखला होता जा रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये अकेले हमारे लिए नहीं, पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए कि अगर हिमालय उजड़ गया, हिमालय के ग्लेशियर सूख गए, वहाँ पानी नहीं रहेगा, जंगल नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन बैंक ख़त्म हो जाएगा, वाटर बैंक की तरीके से काम करता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उत्तराखंड की स्थिति बड़ी भयावह होने वाली है और राष्ट्र के लिए भी बड़ी चुनौती सिद्ध होने वाली है। बिल्कुल, पर्यावरण एक बहुत प्रमुख विषय है जो उत्तराखंड को कह सकते हैं कि बहुत सारी जो समस्याएं कई बार पर्यावरण से छेड़छाड़ की वजह से भी आई हैं। इसके अलावा जब आपने बताया कि आप उत्तराखंड के कई गांवों में भी गए हैं, अंदर तक गए हैं, तो आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो कितना लगता है कि वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी पहुँच पाई? क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव भी आई थी, अब थर्ड आई है, तो कितना बदलाव लगा, कितना बदल रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं में? देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड निचले 4 पायदान पे खड़ा है देश के जितने भी राज्यों का है। और सिर्फ उत्तराखंड की जब वो प्रगति रिपोर्ट जो नीति आयोग ने जारी की है, उसमें उत्तराखंड -0 से 5 अंक नीचे गिरा हुआ है, -5 उसकी प्रगति रिपोर्ट है। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं चरमराई हुई हैं। शिक्षा की व्यवस्था भी ऐसे ही बदहाल है। उत्तराखंड को सरकारें समझ ही नहीं पा रही हैं कि उत्तराखंड को आगे कैसे ले जाया जाए। पहाड़ के किसान तो इतने बदहाल हैं कि एक खेत नीचे है और एक बहुत ऊपर है और दूसरा और ऊपर नीचे है, और कहाँ उस खेती में वो कहाँ तो हल चलाएगा, कैसे अपनी पौध बचा पाए बंदरों से, सेही से, सुअर से, भालू से। उसके सामने आजीविका का संकट है। हमारी ज़मीनें ऐसी नहीं है कि मैदानों, खुले मैदान की तरफ बड़े बड़े खेत हों। सीढ़ीदार खेतों में खेती होती है, उसमें भी जानवरों से मतलब बचा पाना खेती को हमारे लिए दिक्कत होती है। जो उत्पाद है उसके लिए कहाँ रखें उसका उत्पाद? माल्टा है वो गिर रहा है, सड़ जा रहा है, कितने दिन, मतलब पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे, उनके लिए गोदाम नहीं है हमारे पास, वेयर हाउसेज नहीं है। पूरे पहाड़ में चले जाए कहीं वेयर हाउसेज नहीं है। विपणन कहाँ वो है? हिमाचल का सेब का जूस प्रत्येक रेलवे स्टेशन, प्रत्येक बस अड्डे में बिक रहा है। उत्तराखंड का सेब का कोई दाम ही नहीं है। हमारा अगर बॉर्डर का सेब है वो हिमाचल के नाम पे ठीक थोड़ा सा हमें सही दाम दे जाता है, अगर उसे उत्तराखंड का सेब बोलो तो हमें सही दाम भी नहीं मिल रहे मंडियों पे। बिल्कुल, आपने कई सारी जो कहते हैं एक तरीके से उत्तराखंड की पूरी रूपरेखा खींच के रख दी कि क्या क्या यहाँ की समस्याएं। ये बताइए, युवा नेतृत्व की बात की जा रही है, बीजेपी का जो स्ट्रेटजी रही है कि युवा नेतृत्व को सबसे ज़्यादा मौका दें, क्या युवा नेतृत्व कुछ बदल पाएगा? देखिए, मैं युवा नेतृत्व से ज़्यादा विवेकशील नेतृत्व पे बात करना चाहूँगा। जो विवेकशील हो, जो पहाड़ की नब्ज को जानता हो, जो पहाड़ की समस्याओं की समझ जानता हो, जो उत्तराखंड की समझ को जानता हो, वो नेतृत्व होना चाहिए। मैं तो उत्तराखंड की जनता को संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो ईमानदार हो, जहाँ पर भी रहे उत्तराखंड के बारे में सोचे, उत्तराखंड को अच्छा राज्य बने और हम राज्य सेवा, राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ आगे बढ़ें। और अच्छा राज्य होगा तो अच्छा राष्ट्र भी जो है उसके लिए हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये बात कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जनता ने कितनी बेबाकी से अपनी राय रखी और सभी ने अपनी अपनी बातें बताई कि उनकी क्या समस्याएं हैं, चाहे रोज़गार को लेकर हो, बढ़ती महंगाई को लेकर हो या फिर विकास को लेकर हो। सभी चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इन्हीं मुद्दों पर वो सरकार को वोट देगी। और आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरे पीछे प्रतिमा है महात्मा गांधी की और उनका भी यही सपना था कि अंतिम व्यक्ति को न्याय मिले, यानी अंतिम व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएं पहुंचे जिसका वो हकदार है। फिलहाल जनमंच के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।